हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूँ राणा प्रताप। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। हिंदी में संज्ञा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, संज्ञा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संज्ञा के ज्ञान के बिना हिंदी का ज्ञान अधूरा है। अतः आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आइए अविलंब ही संज्ञा के बारे में अध्ययन करते हैं। और अब देखते हैं संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम धन ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अर्थात इसको दोस्तों संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सम मतलब समान ज्ञान मतलब ज्ञान, अर्थात समान ज्ञान या पूर्ण ज्ञान कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके परिभाषा के बारे में देखते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके किसके नाम को? किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, प्राणी के नाम को, गुण के नाम को, भाव के नाम को आदि को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखते हैं व्यक्तियों के नाम। किसको देखते हैं? व्यक्तियों के नाम। जैसे व्यक्तियों के नाम में किसी भी व्यक्ति का नाम, राम, रहीम, सुरेश, महेश, जितने भी हैं, राम, रमेश, महेश, सुरेश, जितने भी नाम आते हैं वे सब नाम व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है वस्तुओं के नाम। किसके नाम? वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में जैसे दोस्तों कलम, बोर्ड, पंखा, चश्मा या पुस्तक, टेबल, कुर्सी, मेज आदि नामों को वस्तुओं के नामों के अंतर्गत रखा जाता है। किसको किसको दोस्तों? वस्तुओं के नाम के अंतर्गत कलम जैसे हो गया, बोर्ड हो गया, पंखा हो गया, चश्मा हो गया। इसके अंतर्गत पुस्तक, टेबल, कुर्सी, मेज या अन्य प्रकार के जितने भी वस्तुओं के नाम हैं वे सब नाम वस्तुओं के नाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं स्थान के नाम। किसके नाम? स्थान के नाम। स्थान के नामों में जैसे दोस्तों बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता या चेन्नई, मद्रास, पटना, लखनऊ, जितने भी स्थान हैं वे सब स्थान के नाम के अंतर्गत ही आते हैं। अब आगे है प्राणी के नाम। किसके नाम? प्राणी के नाम। प्राणी के नाम के अंतर्गत जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, इसके अलावा भालू, चीता, शेर, गाय आदि ये जो नाम आते हैं ये सभी नाम प्राणियों के नाम के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं गुण के नाम। किसके नाम? गुण के नाम। गुण के नाम में जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी ये सब नाम गुण के नाम के अंतर्गत आते हैं। और वहीं भाव के नाम के अंतर्गत जैसे क्रोध, मिठास, प्रसन्नता ये भाव के नाम है। इसके अलावा थकावट, अपनत्व, वीरता, रुकावट आदि ये जितने भी नाम आते हैं वे सब भाव के नाम के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों संज्ञा में ये सब नाम आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। आगे किसको देखते हैं? संज्ञा के प्रकार। किसके प्रकार? संज्ञा के प्रकार। तो
संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों ये तो मुख्य रूप से 3 प्रकार हो गए। कहीं कहीं पे इसके 5 भेद भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। और दोस्तों कहीं कहीं पे ये जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी पाया जाता है, या ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। कौन कौन? समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जैसे जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। बोध मतलब ज्ञान। जिस वस्तु से या जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम, किसके नाम? व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, दिन महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, समुद्र नदियों के नाम इत्यादि के स्थान या इत्यादि स्थान दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में टिप्पणी जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि पर्वतों के नाम, जैसे कि पर्वतों के नाम, इसमें देखिए किसी भी पर्वत का नाम, जैसे हिमालय, एंडीज, आल्प्स, यूराल, जितने भी पर्वत हैं या पर्वत श्रेणियां हैं, उनका नाम पर्वतों के नाम के अंतर्गत आता है। और व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति होते हैं, जैसे राम, रहीम, सुरेश, महेश, ये जितने भी नाम हैं, ये सब व्यक्तियों के नाम आते हैं। और देशों के नाम के अंतर्गत जितने भी देश हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि जो देश हैं, वे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वहीं पुस्तकों के नाम के अंतर्गत जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, ये सब जितने पुस्तकें हैं, वे सभी पुस्तकें पुस्तकों के नाम के अंतर्गत आती है। वहीं समाचार पत्रों के नाम के अंतर्गत दोस्तों जो भी समाचार है, हिंदुस्तान या दैनिक जागरण या भास्कर या आज, ये सब व्यक्तिगत या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब वहीं पे है दिन महीनों के नाम। दिन महीनों के नाम में जैसे सोमवार, मंगलवार या अन्य कोई दिन हो गया। महीनों के नाम में जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया, या हिंदी के महीने चैत, बैसाख, ये सब जितने भी नाम हैं वे महीनों के नाम के अंतर्गत आते हैं और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक भाग है। वहीं त्योहारों के या उत्सवों के नाम के अंतर्गत जैसे होली हो गया, दीपावली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, ये सब त्योहारों उत्सवों के नाम के अंतर्गत आते हैं। वहीं समुद्र नदियों के नाम के अंतर्गत जैसे कि समुद्र हो गया प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अरब महासागर, या जितने भी महासागर हैं। और उसी तरह से नदियों के नाम के अंतर्गत गंगा, यमुना,
सरस्वती, नील नदी, अमेजन नदी, ये जितने भी नदियां हैं वे सभी नदियों के नाम के अंतर्गत आते हैं। इत्यादि के स्थान दिए जाते हैं। इत्यादि इन सबों को इसके अंतर्गत स्थान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे विश्वास है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। ये सब व्यक्तिगत या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। कौन है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा प्रवृत्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस शब्द से एक ही वस्तु या प्रवृत्ति का बोध हो, बोध मतलब ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जानवर, जैसे जानवर। अब जानवर के अंतर्गत बहुत से जानवर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, गाय, भैंस, बकरी, बहुत से तमाम से जानवर आ जाते हैं। उस तरह से मछली के नाम के अंतर्गत भी तमाम मछली आ जाती हैं। शहर के नाम के अंतर्गत भी तमाम शहर आते हैं, आप जानते हैं। बालक के नाम के अंतर्गत भी बहुत से आते हैं, जैसे मंदबुद्धि बालक, तीव्र बुद्धि बालक, ये सब आ जाते हैं। वकील के नाम के अंतर्गत तमाम प्रकार के भी वकील होते हैं, अलग अलग तरह के वकील होते हैं। अध्यापक के अंतर्गत भी अलग अलग तरह तरह के अध्यापक हैं। वही गांव भी अलग अलग होते हैं, ये देश भी अलग अलग होते हैं। ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। उसी तरह से नदी भी है, और पर्वत है, पुस्तक है, वर्षा है और ज्वालामुखी, ये सब दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं तीसरा भाववाचक संज्ञा। तीसरा कौन था? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा तथा कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा तथा कार्य का बोध जहाँ पे हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पुरुषत्व। ठीक है दोस्तों, पुरुष से पुरुषत्व बना है। वहीं गुरुत्व, गुरु से गुरुत्व बना है। अपनत्व, अपना से अपनत्व बना है, अपनत्व भाव आया है। प्रसन्नता, प्रसन्न से प्रसन्नता आया है। वहीं ईमानदारी, ईमानदारी जो है ईमान से ईमानदारी आई है। वहीं बेईमानी, बेईमान से बेईमानी आई है। वहीं गरीबी, गरीब से गरीबी आई है। अमीर से अमीरी नामक शब्द बना है। सुंदर से सुंदरता नामक शब्द बना है। बूढ़ा से बुढ़ापा नामक शब्द बना है। वीर से वीरता नामक शब्द बना है। दूर से दूरी और रुकावट और थकावट, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। किसको? समूहवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह या समुदाय का बोध हो, समुदाय मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग हों उसे समूह या समुदाय कहते हैं, उसे समूह या समुदाय कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है समूहवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे जब व्यक्ति समूह में हो, समुदाय में हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेला, मेला में क्या होता है? मेला में दोस्तों बहुत से लोग होते हैं, तो वह एक समूह हो गया। उसी तरह से बाजार, बाजार में भी तमाम लोग होते हैं, तो वह भी एक समूह हो गया। रैली, अगर कोई रैली है उसमें भी बहुत से लोग जाते हैं या बहुत से लोग होते हैं, तो वह भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। उस तरह से सेना में भी तमाम प्रकार के लोग होते हैं, तो सेना भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गई। झुंड, झुंड में भी तमाम लोग होते हैं, तो यह भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। उसी तरह से गिरोह, परिवार, समिति और टीम, ये सभी समूहवाचक
संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से दोस्तों कुछ और नाम हैं, जैसे सभा हो गया, आयोग हो गया, पुलिस हो गया, हुजूम हो गया, दल हो गया, संघ हो गया, गुच्छा हो गया, कुंज हो गया। ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी वस्तु या जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसी वस्तुओं जिसे क्या किया जा सके, नापा और तौला जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। किसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं? जिस वस्तु को नापा तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि चांदी। चांदी क्या है? एक द्रव्य है। सोना, ये भी एक द्रव्य है। तांबा, लोहा, पीतल, दूध, दही आदि, ये सब द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं। उस तरह से पानी, तेल, तेजाब, इसके अलावा दोस्तों लकड़ी, ऊन आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं या इनको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पे ये संज्ञा की वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह टॉपिक अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह टॉपिक अच्छी लगी है तो इस टॉपिक को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको कैसा लगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको पूरी वीडियो एक साथ प्राप्त नहीं होगी। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह से अगली वीडियो आने तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।